आप चाहे कितना भी काम कर ले, लेकिन आपका वो दुष्ट मालिक कभी आपको आपकी मेहनत के अनुसार पैसे नहीं देता। और आपको ही क्या, किसी भी मजदूर को उसके मेहनत अनुसार पैसे नहीं देता। ये बहुत गलत है। मैं जानता हूँ चंपा, लेकिन कोई उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। चंपा और मनोहर दोनों पति पत्नी तालाबों से घिरे एक गांव में रहते थे और उसी गांव में एक बहुत बड़ी कोयले की खदान भी थी और गांव के सभी आदमी उस कोयले की खदान में काम किया करते थे, परंतु किसी को भी उनकी मेहनत के अनुसार पैसे नहीं मिलते थे, क्योंकि उनका मालिक विजेंद्र एक नंबर का दुष्ट और लालची आदमी था। आज चंदन नहीं आया काम पर। अरे कैसे आता, बेचारे की तबीयत इतनी खराब थी, फिर भी सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा था। तबीयत तो बिगड़नी थी, ऊपर से बेचारे ने दवाई भी नहीं ली थी, और ले भी कैसे, इस सेठ की वजह से खाने के लिए ही पैसे कम पड़ जाते हैं, तो दवाई तो दूर की बात है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमारे सेठ ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। सुबह से लेकर शाम तक हमसे काम कराते हैं, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तो मूंगफली के दाम भर पैसे देकर निकल जाते हैं। हम लोगों को मिलकर उनसे बात करनी चाहिए। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें बस अपना फायदा चाहिए। हम जिए या मरे उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कम से कम हमें एक बार आवाज उठाकर अपना हक मांगना होगा, नहीं तो हम लोग इसी तरह काम करते करते मर जाएंगे और हमारा परिवार सड़क पर आ जाएगा। सभी लोग मनोहर की बात मान लेते हैं और उसके साथ मिलकर विजेंद्र की कोठी पर चले जाते हैं। विजेंद्र को जब पता चलता है कि उसकी कोठी के बाहर कोयला खदान के मजदूर आए हैं, तो वो अपनी छत पर से ही उन लोगों से बात करने लगता है। क्या हो गया, तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है क्या जो यहाँ आ गए? मालिक, हम यहाँ आपसे पैसे की बात करने आए हैं। आप जो हमारे काम के बदले हमें पैसे देते हैं वो पर्याप्त नहीं है। हम लोग सही से अपना खाना पानी और दवाई तक नहीं ले पाते। मनोहर बिल्कुल सही कह रहा है सेठ जी, हम सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं, लेकिन हमें उसके हिसाब से पैसे नहीं मिलते। अच्छा, तो तुम अब यहाँ खड़े होकर मेरे ही खिलाफ बोलोगे? मेरे यहाँ काम करने के अलावा तुम लोगों के पास और कोई चारा नहीं है। तुम्हारे खेत, तुम्हारा घर, जिस जिस जमीन पर बने हैं वो जमीन मेरी है। मैं चाहूँ तो तुम लोगों को धक्के मारकर अभी घर से बाहर निकाल सकता हूँ, इसलिए मैं जितना दे रहा हूँ उतने में खुश रहो, क्योंकि अगर मेरा दिमाग घूम गया तो तुम लोग अच्छे से जानते हो कि मैं क्या करूँगा। अब निकल जाओ यहाँ से। इसके बाद वीरेंद्र के कोठी के बाहर खड़े सारे गार्ड उन सभी लोगों को धक्के मारकर वहाँ से निकाल देते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। इन्हें सिर्फ अपने पैसे, अपने भले से ही फर्क पड़ता है। दूसरा चाहे जिए या मरे, इन्हें कोई मतलब नहीं है। फिर सभी मजदूर वापस से खदान में चले जाते हैं और काम करने लग जाते हैं। अब कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन फिर एक दिन अचानक से खदान में काम करते करते एक मजदूर के ऊपर बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा गिर जाता है और उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। ऐसा नजारा देखकर सभी लोग डर जाते हैं। उस आदमी का पूरा परिवार अनाथ हो जाता है और उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं बचता। लेकिन फिर सभी मजदूर इकट्ठा होकर उस आदमी के लिए इंसाफ और उसके परिवार के लिए मुआवजा मांगने के लिए वापस से विजेंद्र की कोठी पर चले जाते हैं। सेठ जी, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, न ही हम यहाँ आपसे हमारी तनख्वाह बढ़ाने की बात लेकर आए हैं। लेकिन अभी जो कुछ दिनों पहले खदान में हादसा हुआ, उसमें एक बेचारे मजदूर की जान गई है। उसका पूरा परिवार अनाथ हो चुका है और उस बेचारे मजदूर की जान आपकी खदान में गई है, इसलिए आपको कम से कम उसके परिवार को कुछ मुआवजा तो देना होगा। अच्छा, तो तुम मुझे बताने आए हो कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। विजेंद्र वही करता है जो उसका मन करता है। गार्ड, इन सबको बाहर फेंक दो। फिर से विजेंद्र के गार्ड उन सभी मजदूरों को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और फिर मनोहर हौसला बुलंद करके सभी से कहता है, जो कुछ दिनों पहले हमारे मजदूर भाई के साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो सकता है और हमारा परिवार भी बिल्कुल ऐसे ही अकेले पड़ सकता है। इसलिए अभी भी समय है, हमें खुद के लिए खड़ा होना होगा। हमें इस विजेंद्र की नौकरी छोड़नी होगी। लेकिन मनोहर भैया, हम करेंगे क्या? हमें कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा ताकि अपने परिवार का पेट भर सकें। हाँ, कुछ काम तो करना होगा, लेकिन हमारे खेत उसके पास है तो हम खेती तो नहीं कर सकते। मनोहर थोड़ी देर सोचता है और कहता है, हमारे गांव को जो भगवान ने इतना बड़ा खजाना दिया है, हम उसी का इस्तेमाल करते हैं।
मैं कुछ समझा नहीं। अरे हमारे गांव में इतने सारे तालाब हैं, हम उन तालाबों में मछली पालन कर सकते हैं। वैसे भी शहरों में गांव के ताज़ा पानी की मछलियों की बहुत डिमांड है। अगर हमारा काम अच्छा चल गया तो हम अपने परिवार को अच्छे से पाल सकते हैं। सभी को मनोहर का ये सुझाव बहुत पसंद आता है और फिर अगले ही दिन से सभी लोग कोयले के खदान पर जाना बंद कर देते हैं और तालाब पर मछली पालन शुरू कर देते हैं। कुछ ही समय में उनकी अच्छी आमदनी होने लगती है, लेकिन जब ये बात विजेंद्र को पता चलती है तो वो आग बबूला हो जाता है। इन लोगों की इतनी हिम्मत, मेरा काम छोड़कर खुद अपना काम शुरू कर रहे हैं। इन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर विजेंद्र अपने कुछ गुंडों को गांव में भेज देता है और उन गुंडों के द्वारा सभी लोगों के घरों में आग लगवा देता है। सभी लोग डर के मारे अपने घर से बाहर निकल जाते हैं और एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। सबके बीवी बच्चे बहुत डर जाते हैं और सब इस बात का इल्जाम मनोहर पर डाल देते हैं। मनोहर भैया, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। आप ही ने हमें विजेंद्र के खिलाफ भड़का के हमसे नया काम करवाया, इसलिए विजेंद्र ने ये सब किया है। हाँ, ये सही बात है। अब ना जाने वो विजेंद्र हम लोगों के साथ क्या क्या करेगा। मनोहर, देखो मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन बात तो सही है। वो विजेंद्र अब हमें छोड़ेगा नहीं और अब तो हमारे घर भी जल गए हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? मनोहर भी सोच में पड़ जाता है और काफी देर सोचने के बाद उसे गांव के शिव मंदिर का ध्यान आता है, जो कि आकार में बहुत ही बड़ा था। हम गांव के शिव मंदिर चलते हैं, वो बहुत ही बड़ा है। गांव के सभी लोग वहाँ एक साथ रह सकते हैं। सभी लोग मनोहर की बात मानकर गांव के शिव मंदिर में चले जाते हैं। यहाँ दूसरी ओर विजेंद्र के गुंडे वापस विजेंद्र के पास आते हैं और कहते हैं, हमने सभी लोगों के घरों में आग लगा दी है, लेकिन वो लोग अब गांव के शिव मंदिर में चले गए हैं और वहीं पर रह रहे हैं। अगर ऐसा है तो उस शिव मंदिर को भी आग लगा दो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं एक गुंडा जरूर हूँ, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं खुद करूँगा, लेकिन उन लोगों को मेरे खिलाफ जाने का सबक तो मैं सिखा कर रहूँगा। इसके बाद विजेंद्र हाथों में मशाल लिए शिव मंदिर के पास पहुँच जाता है और उसके अलग अलग कोनों में आग लगाना शुरू कर देता है और फिर आग फैलने लग जाती है। जैसे ही गांव वालों को ये बात पता चलती है, सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अरे, अब तो मंदिर में भी आग लग गई और अब हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। फिर तो हमारी मृत्यु यही हो जाएगी। आप लोग चिंता मत करो, हम सब अभी शिव जी के मंदिर में हैं और वो कभी अपने भक्तों का बुरा नहीं होने देते। आप लोग मेरे साथ मिलकर शिव जी को याद कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए। सभी लोग मनोहर की बात मान जाते हैं और शिव भजन शुरू कर देते हैं। बाहर विजेंद्र को ये भजन सुनाई देने लग जाता है। जितना भजन करना है कर लो, ये तुम लोगों की जिंदगी का आखिरी भजन होगा। ऐसा कहकर विजेंद्र जोर जोर से हंसने लग जाता है, लेकिन फिर अचानक से ही बादल गरजने लग जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है और फिर विजेंद्र के सामने एक छोटा सा बच्चा गले में सांप लिए प्रकट हो जाता है। तू बहुत ही दुष्ट आदमी है। तूने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत दुष्ट काम किए हैं, लेकिन आज तूने मेरे मंदिर में आग लगाकर मेरे भक्तों को मारने की कोशिश की है। अब तू जिंदा नहीं बचेगा। तू बच्चा होकर मुझे मारेगा? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। विजेंद्र उस बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ता ही है कि तभी वो बच्चा अपना हाथ उठाता है और उसके हाथ से आग निकलनी शुरू हो जाती है और उस आग की लपटें विजेंद्र को पूरी तरीके से लपेट लेती है और विजेंद्र उस आग में जलकर भस्म हो जाता है। सभी लोग उस बच्चे का ये कमाल देखकर खुश हो जाते हैं और मनोहर समझ जाता है कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि शिव जी का ही स्वरूप है। हे प्रभु, आपने यहाँ आकर हमारे प्राण बचाए हैं। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तुम लोगों ने मुसीबत के समय में भी मेरा ध्यान नहीं छोड़ा, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैंने तुम्हारे गांव के चारों तरफ बने तालाबों को जादुई बना दिया है। अब उसके अंदर से मछलियाँ नहीं बल्कि सोने और चांदी के सिक्के निकलेंगे, जिन्हें बेचकर तुम लोग एक अच्छा जीवन जी सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, कभी भी मेहनत का साथ मत छोड़ना। ऐसा कहकर वो बच्चा सभी को आशीर्वाद देता है और फिर वहाँ से चला जाता है और दूर जाकर कहीं अदृश्य हो जाता है। और जैसा कि वो बच्चा कहता है वैसा ही होता है। गांव के सभी तालाब जादुई बन जाते हैं। जैसे ही गांव वाले जाल डालकर बाहर निकालते हैं
तो उस जाल में मछलियाँ नहीं बल्कि ढेर सारे सोने और चांदी के सिक्के आते हैं। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और अपने अपने जरूरत अनुसार सोने और चांदी के सिक्के निकालकर कुछ ना कुछ काम शुरू कर देते हैं और मेहनत करके पैसे कमाने लग जाते हैं और एक अच्छा जीवन जीने लग जाते हैं। रानी परी और जादुई सुनहरा ब्रेसलेट। संजय आजकल बहुत उदास रहता था क्योंकि कई महीनों से उसके बिजनेस में घाटा जा रहा था। अपने बिजनेस को लाइन पर लाने के लिए संजय ने बहुत लोगों से उधार भी ले लिया था, लेकिन तो भी उसका बिजनेस पहले की तरह नहीं हो पाया। संजय अकेले में अपने कमरे में सोचता है। बिजनेस ठीक करने के लिए मैंने इतने लोगों से उधार ले लिया और मेरा काम भी ठीक नहीं हुआ। ऐसे तो मैं किसी का उधार भी नहीं दे पाऊंगा। एक हफ्ते बाद दिनेश नाम का एक व्यक्ति संजय के घर आता है। संजय भाई, आपने तो कहा था कि जल्दी मेरे पैसे लौटा दोगे। 6 महीने हो गए, कब वापस करोगे? भाई, मेरा बिजनेस अभी भी ठीक नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है कि अब मुझे अपना काम बंद करना होगा। लेकिन ये सब तू मुझे क्यों बता रहा है? जब तुझे जरूरत थी तब मैंने दिया। अब मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मेरे घर में मेरी बेटी की शादी है, उसके लिए मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। ये बातें संजय की पत्नी किरण सुन लेती है। थोड़ी देर बाद दिनेश के जाने के बाद किरण संजय के पास आती है। आप इतना परेशान मत होइए। मुझे जो शादी में सोने के गहने मिले थे, मैं उन्हें बेचकर सारा उधार चुकता कर दूंगी। उन गहनों को बेचकर भी तुम सबका उधार चुकता नहीं कर पाओगी, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से पैसे लिए हैं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा तुम दिनेश का उधार चुकता कर सकती हो। ठीक है, मैं दिनेश का उधार चुकता कर देती हूँ। वैसे भी उसकी बेटी की शादी है, इसलिए उसे पैसों की जरूरत होगी। किरण अपने गहने बेचकर दिनेश के पैसे वापस कर देती है, लेकिन धीरे धीरे और भी लोग घर आकर पैसे मांगने लगते हैं। ये सब देखकर संजय डिप्रेशन में चला जाता है और वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। किरण के बहुत कहने पर भी संजय कमरे से बाहर नहीं निकलता था और किरण को जाने के लिए कह देता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। किरण संजय के कमरे के बाहर जाकर कहती है, आप कब तक खुद को इस तरह कमरे में बंद रखेंगे? बाहर आइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस दिन किरण की बातों का कोई जवाब नहीं आता है। यह देख किरण बहुत घबरा जाती है। वो पड़ोस से कुछ लोगों को बुलाती है और दरवाजा तोड़ने को कहती है। वो लोग दरवाजा तोड़ देते हैं। तभी सब देखते हैं कि संजय की मृत्यु हो गई है। यह देखकर किरण जोर जोर से रोने लगती है। ये नहीं हो सकता, मेरे पति मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। काश मैंने बहुत पहले ही दरवाजा तोड़वा दिया होता। मैं इसके लिए खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी वजह से मेरे पति की जान गई है। किरण की सास रोते हुए कहती है, मेरे सामने मेरे बेटे की लाश पड़ी है। ये दिन देखने से पहले मेरी मौत क्यों नहीं हो गई? मैं इतनी बुढ़िया अभी तक जिंदा हूँ और मेरा बेटा ये दुनिया छोड़कर चला गया। तभी पड़ोस की एक औरत किरण को संभालते हुए कहती है, किरण, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। तेरा पति पहले से ही बहुत परेशान था। देख, जो होना था हो गया। तेरी एक 5 साल की बेटी है, अब उसकी जिम्मेदारी तेरे ऊपर आ गई है। तू इस तरह से हिम्मत नहीं हार सकती। अगर तू ही हिम्मत हार देगी तो तेरी बेटी को कौन देखेगा? इस तरह गांव के लोग किरण को संभालने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद संजय का अंतिम संस्कार हो जाता है। उस दिन से घर में सभी उदास रहने लगते हैं। संजय के जाने के बाद कोई भी अपने उधार पैसे वापस लेने नहीं आता है। 3 महीने बीत जाते हैं और कमला बहुत बीमार थी। कमला किरण को अपने पास बुलाती है और बोलती है, बेटी, मुझे लग रहा है कि अब मेरा जाने का समय आ गया है। तू अपना और अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रखियो। और हाँ, मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। नहीं माँ जी, अभी अभी मैंने अपने पति को खोया है। अब मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ। आप कहीं नहीं जाने वाली हो। आप जल्दी से ठीक हो जाओगी। मेरी बेटी। कमला पूरा बोल भी नहीं पाती और उसकी जान निकल जाती है। माँ, आंखें खोलो, आप हम दोनों को छोड़कर नहीं जा सकती हो। किरण और उसकी बेटी दिशा बहुत रोती है। थोड़ी देर बाद कमला का अंतिम संस्कार हो जाता है। कमला के जाने के बाद
किरण और दिशा और भी ज्यादा उदास रहने लगते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। किरण नौकरानी का काम शुरू कर देती है और घर का गुजारा करने लगती है। इस तरह 15 साल बीत जाते हैं और उसकी बेटी दिशा का ग्रेजुएशन भी हो जाता है। दिशा के ग्रेजुएशन होने के बाद किरण खुद में सोचती है, दिशा का ग्रेजुएशन हो गया है और अब उसकी शादी की उम्र हो गई है। मेरी बेटी सुंदर है, पढ़ी लिखी भी है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं जो अच्छे घर में मैं उसकी शादी करवा पाऊँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी ने यहाँ बहुत गरीबी देखी है, लेकिन मैं उसकी शादी एक अमीर घर में करवाऊँ। लेकिन भला कौन अमीर मेरी बेटी से शादी करेगा? किरण ये सब सोच ही रही होती है, तभी दिशा आती है। माँ, किस सोच में डूबी हो? दिशा, बस तेरी शादी की बात सोच सोच कर बहुत फिक्र होती है। मेरे पास इतने पैसे नहीं जो मैं तेरी शादी अमीर घर में करवा पाऊँ। अरे माँ, मुझे कोई अमीर लड़का नहीं चाहिए। लड़का बस पढ़ा लिखा हो और मेहनत से काम करे, बस इतना ही बहुत है। अमीर लड़के से शादी करने में दहेज भी ज्यादा देना होगा और शादी की तैयारियां भी बहुत हाई लेवल की करनी होंगी। ये सब करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। अगर किसी साधारण लड़के से मेरी शादी होगी तो वो इन सब की डिमांड नहीं करेगा। तेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब तू पैदा हुई थी उसी दिन तेरे पापा ने कहा था कि इसकी शादी हम बहुत धूमधाम से करेंगे। तेरे पापा की इच्छा मैं अधूरी नहीं रहने दूंगी। किरण दिशा से बातें कर रही होती है, तभी उसकी सहेली का फोन आता है और वो अपनी सहेली के घर चली जाती है। अपनी माँ के जाने के बाद दिशा सोचती है, ये माँ बिना बात की टेंशन लेती रहती हैं। अगले दिन किरण घर के कोने कोने की सफाई कर रही होती है, तभी उसे उसकी सास की पेटी मिलती है। अपनी सास की पेटी देख किरण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। किरण पेटी खोलती है। उस पेटी में किरण को एक छोटी सी किताब मिलती है। किरण उस किताब को खोलती है। उस किताब में कुछ लिखा हुआ था। किरण उसे पढ़ती है। रानी परी, मुझे तुम्हारी जरूरत है, जल्दी यहाँ आओ। अरे, ये क्या लिखा है? तभी अचानक वहाँ तेज रोशनी होती है और रानी परी प्रकट हो जाती है। ये देखकर किरण बहुत हैरान होती है। तुमने मुझे बुलाया? नहीं, इस किताब में जो लिखा था मैंने पढ़ा और आप आ गई। रानी परी किताब देखती है और बोलती है, अरे, ये तो वही किताब है जो मैंने कमला को दिया था। तुम्हारे पास ये किताब कैसे आई? कमला मेरी सास का नाम है। बहुत साल पहले ही उनका देहांत हो चुका है। आज मुझे अचानक उनकी ये पेटी मिली और पेटी खोलने के बाद मुझे ये किताब। लेकिन आप मेरी सास को कैसे जानती हो? कमला का एहसान तो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। उसने मेरी डायन से जान बचाई थी, इसलिए मैंने उसे ये किताब दी थी। वो जब भी इस लाइन को पढ़ती थी तब मैं उसके सामने आ जाती थी और उसे जिस जिस चीज की जरूरत होती थी मैं उस जरूरत को पूरा कर देती थी। वैसे कमला के बेटे का खुद का बिजनेस था, उनके पास बहुत पैसे थे, लेकिन तुम तो बहुत गरीब लग रही हो। ये सुनकर किरण रोने लगती है और रानी परी को सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर रानी परी को उस पर बहुत दया आती है। रानी परी एक ब्रेसलेट निकालती है और किरण को दे देती है। आपने मुझे ब्रेसलेट क्यों दिया? ये सुनहरा ब्रेसलेट है। अब मैं जा रही हूँ, तुम्हें अपने आप सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद रानी परी वहाँ से चली जाती है। किरण सोचने लगती है कि आखिर इस ब्रेसलेट का क्या काम है। तभी ब्रेसलेट से आवाज आती है, मैं जादुई ब्रेसलेट हूँ। तुम मेरे से जो भी मांगोगी वो मैं तुम्हें जरूर दूंगी, लेकिन तुमने कभी भी लालच किया तो मेरा सारा जादू खत्म हो जाएगा। ब्रेसलेट की ये बात सुनकर किरण बहुत खुश होती है। तभी वहाँ पर दिशा आ जाती है। किरण दिशा को सारी बातें बताती है। दिशा ब्रेसलेट से कहती है, अगर तुम सच में जादुई हो फिर तुम मुझे और मेरी माँ के लिए सुंदर कपड़े दो। दिशा के ये बोलने पर जादुई ब्रेसलेट वहाँ पर दोनों माँ बेटी के लिए ढेर सारे कपड़े प्रकट कर देती है। अब दोनों माँ बेटी ये मान चुकी थी कि ये जादुई है। उसके बाद दिशा जादुई ब्रेसलेट से बोलती है, जादुई ब्रेसलेट, मेरी माँ नौकरानी का काम करती है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो ये काम करे। मुझे अपनी माँ के लिए एक फल की दुकान चाहिए।
ताकि माँ को नौकरानी का काम ना करना पड़े। दिशा के बोलने पर उसके घर के पास ही एक फल का दुकान बन जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। बातों ही बातों में किरण दिशा से कहती है, अब हमारे सारे दुख खत्म हो गए हैं। बस एक अच्छा सा लड़का मिल जाए और मैं तेरी शादी करवा दूं। उसी वक्त पास वाले गांव से किरण की एक सहेली आती है। किरण, मेरे पड़ोस में रहने वाली निराली के बेटे का रिश्ता तेरी बेटी के लिए आया है। बहुत अमीर हैं वो लोग और बहुत नेक भी। तू कहे तो कल मैं उन्हें तेरे घर भेज दूं। हाँ निर्मला, वैसे भी मुझे दिशा की शादी की बहुत चिंता सता रही थी। तू कल लड़के वालों को मेरे घर भेज दियो। फिर अगले दिन लड़के वाले दिशा को देखने आते हैं। दिशा लड़के वालों से कहती है, शादी के बाद जब भी मेरा मन हो मैं अपनी माँ से मिलने आ सकती हूँ। मुझे माँ से मिलने आने के लिए कोई मना नहीं करेगा और जब भी मेरी माँ बीमार होगी या इन्हें मेरी जरूरत होगी तो मैं यहाँ आऊंगी। ये सुनकर लड़के की माँ बोलती है, हमारा घर ऐसा नहीं है जो अपनी बहू को हर छोटी छोटी बातों पर रोक टोक करते रहे। तुम अपनी माँ की इकलौती बेटी हो। मैं तुम्हें उनके पास आने के लिए कभी नहीं रोकूंगी। ये सुनकर किरण अपने मन में सोचती है, ये सब जादुई सोने के ब्रेसलेट की कृपा है जो इतने अच्छे लोगों से मेरी बेटी का रिश्ता होने जा रहा है। मैं दिशा के लिए एक नेक और अमीर लड़का चाहती थी और मुझे ऐसा लड़का मिल गया है। अब मेरी सारी चिंता खत्म हो गई है। कुछ दिनों बाद दिशा की शादी हो जाती है। दिशा अपने ससुराल में बहुत खुश थी और अपनी बेटी को खुश देखकर किरण भी बहुत खुश थी। इस तरह दोनों माँ बेटी का जीवन खुशियों से भर जाता है।